हे गाइस, दिस इज आराधना चौरसिया एंड वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं दूसरा चैप्टर, उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। इसके अंतर्गत हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर। अभी लास्ट में हमने पंजाब को भी कवर किया है। उसके पहले कई छोटे छोटे राज्य भी हैं, उन सबको भी कवर कर लिया है। और इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए लास्ट पॉइंट अब देखेंगे सिंध को। सिंध का पार्ट भी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इतने दिन से ये वीडियो चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंध। सिंध मुगलों के अंडर में हुआ करता था। सिंध, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये वाला जो एरिया है ये पंजाब है, और यहाँ पर है सिंध, जो आज पाकिस्तान में लाई करता है। इंडिया में इसका कोई भी पार्ट नहीं है, ये पूरी तरह से आज पाकिस्तान में है। सिंध नाम पड़ा है इसका सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से चीन तिब्बत से निकलते हुए फिर ये पूरा ये इंडिया के हेड पोर्शन से होते हुए, नॉर्थ पोर्शन से होते हुए फिर पाकिस्तान में वो ऐसे जाती है ना, ये सिंधु नदी ऐसे होते हुए, तो उसी के नाम पर पड़ा है यहाँ पर सिंध प्रदेश। समझ में आया इतना? आइए अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, आधुनिक इतिहास देखते हैं। हमको बहुत पास्ट में नहीं जाना है, हमें आधुनिक इतिहास देखना है। तो कैसे यहाँ पर अंग्रेज आए, हमें वहाँ तक कहानी लेकर जानी है। तो कहानी शुरू होती है 1775 में सिंध थट्टा में। सिंध में यहाँ है थट्टा। थट्टा में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। समझ में आया? देखिए, ये पूरा भारत है। भारत तो पहले पाकिस्तान जो आज है वो भी पहले भारत का ही पार्ट था। तो यहाँ पर अंग्रेजी बस्तियाँ कई जगह बनी हुई थीं, वो इधर भी अपनी बस्तियाँ बना रहे थे। तो सबसे पहले नहीं कहेंगे, सिंध में सर्वप्रथम, सिंध में सबसे पहले थट्टा में उनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है। कब? 1775 में। फिर 1792 में ये फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि ये जो समय है 1700 का जो समय है, उनका ध्यान अभी बंगाल और अवध की तरफ रहता है। तो इसी वजह से वो इधर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो इस थट्टा में खुली फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी का यहाँ पर सबसे ताकतवर राजा रहता है मीर फतेह अली खान। मीर फतेह अली खान ये तालपुरा के बलोच जनजाति से संबंधित रखता था। तालपुरा के बलोच जनजाति से एक जनजाति थी, बस इतना याद रखिए, एक जनजाति थी, वो उससे संबंधित रखता था। और सबसे ताकतवर था मीर फतेह अली खान। ये क्या करता है, 1783 में इस पूरे सिंध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। फिर क्या करता है, सिंध को 4 भाग में डिवाइड कर देता है। 4 भाग में 4 भाइयों में डिवाइड कर देता है। 4 भाई कहें, 4 मित्र कहें, 4 अमीर कहें, कुछ भी कहिए, वो उनमें डिवाइड कर देता है। जैसे आज हमारा भारत है, वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, फिर भी हम उसे एक भारत कहते हैं। अगर हम विदेशों में चले जाएं तो हम वहाँ कहेंगे, भले आप आंध्र प्रदेश से जाइए, यूपी से जाइए, केरला से जाइए, बंगाल से जाइए, राजस्थान से जाइए, गुजरात से जाइए या कश्मीर से जाइए, कहीं से भी जाइए, अगर आप विदेश जाते हैं तो आप वहाँ कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। तो उसी तरह से ये सिंध था। अलग अलग बटे होने के बावजूद भी ये पूरा सिंध कहलाता था, एक सिंध था। आगे 1800 में मीर फतेह का निधन हो जाता है। जो सबसे ताकतवर राजा था उसका निधन हो जाता है, और इसके निधन होने के बाद ही विवाद शुरू हो जाते हैं। किस बात का विवाद? यही अपने क्षेत्रों को लेकर। और किस बात का विवाद होगा? यही तो सारा विवाद का जड़ था, जमीन जायदाद को लेकर। फिर 1809 में सिंध अमीरों प्लस कंपनी के बीच संधि हो जाती है। सिंध अमीर, यही 4 भाई, 4 अमीर और 4 जो भी कहें अभी जो मैंने बताया, उनके बीच और कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हो जाती है। संधि में ये रहता है, कहते हैं अंग्रेज कि हम प्राकृतिक रूप से सिंध तुम्हारे साथ हैं, हम सिंध का साथ देंगे, कुछ भी होगा सिंध पे हम सिंध का साथ देंगे।
अब अंग्रेज धीरे धीरे इस तरफ उनका ध्यान आ रहा है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 18वीं शताब्दी। वो पंजाब की तरफ अब उनका ध्यान होगा और सिंध की तरफ भी। इधर बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, इन सब पर तो अधिकार वो जमा ही चुके हैं और अब वो आ रहे हैं सिंध की तरफ। अच्छा, इस तरफ उनका ध्यान क्यों आया जबकि वो इस तरफ आना नहीं चाहते थे? देखिए, इंडिया के मैप को अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ऊपर का जो पार्ट है, नॉर्दर्न एरिया जो है, अरे यार कैसे बना रहे हैं, ऐसे, फिर ये वाला जो पार्ट है, रफली में समझ लीजिए, ये जो पार्ट है ये पूरा लैंड एरिया है और इसके बाद जो आता है तो ये होता है पूरा वाटर एरिया, वाटर बॉडी से पूरा कवर है, बाउंडेड है, और इधर है लैंड एरिया। तो सबसे ज़्यादा खतरा लैंड से ही था। यहाँ पर तो उनका कंट्रोल था, जो इसके किनारे पर थे, भारत के जो किनारे थे वहाँ पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो चुका था, लेकिन यहाँ लैंड एरिया पर कंट्रोल नहीं था। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक था ये वाला एरिया। इधर ये क्यों नहीं था? क्योंकि इधर हिमालय था, हिमालय इतना ऊंचा है कि उसे पार कोई कर नहीं पाता था, तो यहाँ से भी खतरा उनके लिए नहीं था, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। सबसे ज़्यादा डर उन्हें यहीं से था, क्योंकि यहाँ के जो पर्वत हैं वो बहुत ऊंचे नहीं हैं, हिंदकुश पर्वत बहुत ऊंचा नहीं है, उसे आसानी से पार करके ये आ सकते थे। तो उन्हें इस बात का डर था। और कौन आ सकता था इधर से? तो इधर से अफ़गान था, ईरान, इराक, रशिया भी अब धीरे धीरे वो इस तरफ आगे बढ़ रहा था, और इधर फ्रांस भी अब इधर से आने को सोच रहा था। नेपोलियन इधर आना चाह रहा था, फ्रांस का नेपोलियन, वो भी इधर आना चाह रहा था। तो उसके डर की वजह से अंग्रेज़ों ने सोचा सिंध को भी अब अपने हाथ में ले लेते हैं, कश्मीर के ना, पंजाब को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, और अफ़गान इन दोनों के बीच बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट मीन समझते हैं, जैसे ये दो स्टेट है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाला रास्ता उन्हें चुनना पड़ेगा, तो ये किसी और के अंडर में था, तो क्यों ना इसको भी लूट ले, ये भी तो अंग्रेज़ों का था, ये भी अंग्रेज़ों का है, तो हम इस पर अधिकार जमाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से वो अफ़गान के साथ भी युद्ध करते हैं। आगे कहानी देखेंगे। 1831 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनता है लॉर्ड एलन बरो। वो एक नाविक को भेजता है, अलेक्जेंडर बर्न्स, कि जाओ तुम सिंधु नदी की खोज करो। पता तो रहता है सिंधु नदी के बारे में, जांच पड़ताल करो कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये सिंध प्रदेश वाले कैसे क्या क्या लेते हैं, मीन्स टोल टैक्स कैसे लेते होंगे, कैसे वो व्यापार करते होंगे, उनका आवागमन कैसे होता होगा, तो ये सारी चीज़ें जाओ पता करो। और एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह, उसी बीच महाराजा रणजीत सिंह का प्रस्ताव जाता है अंग्रेजों के पास। ये कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा रहते हैं, सबसे ताकतवर, अंग्रेज इनसे डरा करते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के पास जाते हैं, कहते हैं उनसे, ऐसा है आप भी सिंध पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, और मैं भी सिंध पर आक्रमण कर अपने अधिकार में लेना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाते हैं, और जीतने के बाद हम सिंध को आपस में बांट लेंगे। अंग्रेज कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। फिर 1832 में विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, कर्नल पौंडीगर को सिंध भेजता है कि जाओ सिंध अमीरों से व्यापारिक संधि करो। संधि में ये रहता है कि अंग्रेजी पर्यटकों को सिंध आने जाने की अनुमति होगी। दूसरा संधि ये रहता है कि सिंधु नदी अंग्रेजों के लिए खुली रहेगी, और तीसरी संधि ये रहती है कि अन्य यूरोपी अगर सिंध से होते हुए इधर आते हैं या सिंध प्रदेश में ही आते हैं, तो उनके लिए पासपोर्ट बनवाया जाएगा। उन्हें पासपोर्ट मीन्स वो पासपोर्ट दिखाकर तभी उन्हें एंट्री मिलेगी, और फिर किसी अंग्रेजी व्यापारी का सिंध में बसने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा देखिए,
सब कुछ यहाँ पे अंग्रेजी जो है यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन यहाँ बसने की अनुमति नहीं ले रहे हैं। अभी देखिए आगे वो बसेंगे भी, बसने की अनुमति नहीं होगी। फिर युद्ध पोत और युद्ध सामग्री सिंधु से नहीं आएंगे। इस सिंधु नदी के रास्ते कोई भी युद्ध पोत और युद्ध सामग्री नहीं आएगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रदेश को ललचाई दृष्टि से नहीं देखेंगे। मीन्स अंग्रेज तो अंदर ही अंदर सिंध को ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन सिंध ब्रिटिश प्रदेश को ललचाई दृष्टि से ना देखें। अब देखिए जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर संधि में, वो सारा का सारा उल्टा होगा। अंग्रेज उसके विपरीत खेल खेलते हैं। संधि तो सिर्फ नाम मात्र की है। इसके बाद 1832 में ही ये जो कर्नल पौंडीगल रहता है, ये सिंध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। जबकि कहा गया था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, सिंधु नदी के रास्ते हम भी आएंगे तुम भी आओगे, लेकिन एक दूसरे को हम परेशान नहीं करेंगे। ये क्या करता है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। कौन? कर्नल पौंडीगल। फिर 1833 में सिंधु टोल टैक्स में कंपनी का हिस्सा लग जाता है। सिंधु नदी से जो टोल टैक्स प्राप्त करते थे सिंध के लोग, तो उसमें हिस्सा लग जाता है। कंपनी का भी कहती है कि अब इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। देख रहे हैं ना कैसे ये घर में घुस रही है। फिर 1836 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बनता है। भारत का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। ये रूसी आक्रमण रोकने के लिए अफगान से रणनीति बनाता है। अफगान के साथ ये बातचीत करता है, उसके साथ रणनीति बनाता है। 1838 में वो सिंध अमीरों को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। कहता है कि पंजाब जब सिंध पर आक्रमण करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी मध्यस्थता का काम करेगी। समझ में आया? सिंध कहता है कि नहीं, हम इस मामले को खुद ही सुलझा लेंगे, तुम बीच में मत आओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है ठीक है, नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं अब पंजाब के पास, हम पंजाब को भड़काएंगे कि सिंध पर आक्रमण करो, हम पंजाब का साथ देंगे और फिर सिंध खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सिंध को मजबूर करता है संधि करने के लिए। फिर इसके बाद 1838 में ऑकलैंड की त्रिपक्षीय संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि में 3 पक्ष रहते हैं, अफगान, ये क्या है, ये पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 लोग रहते हैं जो सिंध के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। एक तो देखिए कर्नल पौंडीगल ये सिंध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, सिंधु नदी में हिस्सा भी लग गया है और ये सारी चीज़ें कर्नल पौंडीगल यहाँ पे देख भी रहा है। इधर से भी उसे सिंध को घेरा जा रहा है। इसके बाद कहाँ गया, त्रिपक्षीय संधि जब होती है तो सिंध प्रदेश में आंतरिक विवाद तो चल ही रहे हैं। 1839 से 42 में आंग्ल अफगान युद्ध हो जाता है। इस आंग्ल अफगान युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा हानि होती है। अफगान जबकि बहुत ताकतवर सेना रहती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है और इस हानि की भरपाई वो सिंध प्रदेश से करवाती है। अब हानि ज़्यादा हुई रहती है, सिंध को तो सब वैसे ही लूट रहे हैं, हर जगह से हिस्सा मांग रहे हैं। धीरे धीरे वो सब यहाँ से युद्ध पोत भी लाना शुरू करते हैं, जबकि संधि हुई रहती है कि यहाँ से कोई भी ऐसा सामान नहीं जाएगा, युद्ध सामग्री नहीं जाएगा। पर अंग्रेज मानने वाले कहाँ हैं, सब जगह तो यही करते हैं, पहले कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, फिर बाद में अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही चल रहा है। फिर इसके बाद जो युद्ध होता है सारा भरपाई कौन करता है, सिंध वैसे ही आधा लूट चुका था और भी इसे लूट लेते हैं, सिंध कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद 1842 से 44 के बीच गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड एलन बरो। ये सर चार्ल्स नेपियर को सिंध में ब्रिटिश रेजिमेंट
नियुक्त करता है, सिंध में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त करता है। ये क्या करता है, सिंध के अमीरों पर आरोप लगा देता है, झूठा आरोप लगा देता है और उन्हें फंसा देता है। इसी आरोप के चलते 1853 में सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय हो जाता है। नेपियर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें सिंध पर, कौन सा नेपियर, यही चार्ल्स नेपियर ने ही खुद कहा है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह बदमाशी एक बेहतर उदाहरण होगा। वो नहीं चाहता था, फिर भी करना पड़ा उसे, क्योंकि वो कंपनी का ही हिस्सा था। बहुत लोग होते हैं नहीं चाहते हैं पर फिर भी वो करते हैं क्योंकि कंपनी का हिस्सा होते हैं। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई। 1853 में सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय हो जाता है। तो आपने अभी तक देखा सिंध भी ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया, इधर पंजाब भी, फिर इसके बाद बंगाल, अवध, मराठा, कई छोटे छोटे राज्य, इधर मैसूर, फिर कर्नाटक, केरला, धीरे धीरे सब के सब ब्रिटिश भारत में शामिल हो गए। अब आपको जो भारत दिख रहा होगा वो पूरी तरह से ब्रिटिश भारत दिख रहा होगा। समझ में आया इतना कहानी? ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी, बस 2-3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अच्छा, नया चैप्टर क्या होगा? नया चैप्टर ये होगा कि हम देखेंगे अब तो ये ब्रिटिश भारत बन गया है, अब ब्रिटिश कैसे यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करेगी। चैप्टर अच्छा है, कई जगह पे प्रताड़ित करेगी, तो फिर उसके बाद वहाँ के लोग कैसे विद्रोह करेंगे, किसान विद्रोह है, जनजाति विद्रोह है, कौन कौन से टैक्स लगाती है, किसान आंदोलन होते हैं, तो ये सारे चैप्टर मीन्स ये सारा पॉइंट पार्ट एक उस चैप्टर में हम कवर करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।